singular matrix. A square matrix A is said to be singular if determinant A is equal to 0. तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स A सिंगुलर कहा जाता है यदि A का डिटर्मिनांट वैल्यू 0 हो। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, सेकेंड ऑर्डर का ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसको A मैट्रिक्स मान लिया और इस मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनांट वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर मैट्रिक्स की जगह डिटर्मिनांट हो गया और 2 3 में मल्टीप्लाई होकर 6 हो गया, बीच में -6 1 में मल्टीप्लाई होकर 6, तो 6 - 6 0 आ गया। तो A मैट्रिक्स जो है उसका डिटर्मिनांट वैल्यू देखते हैं कि 0 आ गया, तो कह सकते हैं कि ये A जो मैट्रिक्स है यह एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। देयरफॉर A इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। तो A मैट्रिक्स ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। और इसी का जस्ट उल्टा होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब जो सिंगुलर नहीं हो। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनांट A इज नॉट इक्वल टू 0। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स A नॉन सिंगुलर कहा जाता है यदि A का डिटर्मिनांट वैल्यू 0 न हो, 0 के इक्वल ना हो। जैसे यहाँ देखते हैं कि इसको अगर A मैट्रिक्स मान लेते हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 रो 2 कॉलम है, तो इसका डिटर्मिनांट वैल्यू अगर निकालेंगे तो यहाँ मैट्रिक्स की जगह डिटर्मिनांट हो गया और 5 6 में मल्टीप्लाई होकर 30, बीच में माइनस, और 3 में मल्टीप्लाई होकर 12, 30 - 12 हो गया 18 और 18 आ गया जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो देखते हैं कि A जो स्क्वायर मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनांट वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो कहेंगे कि A जो मैट्रिक्स है ये नॉन सिंगुलर है। देयरफॉर A इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसलिए A यहाँ पर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और उस एग्जाम्पल में हम लोग देखे थे कि A का डिटर्मिनांट वैल्यू 0 आया था, तो उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो जिस मैट्रिक्स का, जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट वैल्यू 0 हो वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, और जिसका डिटर्मिनांट वैल्यू 0 न हो तो वो नॉन सिंगुलर कहलाता है। इसके बाद थ्योरम है कि इफ A एंड B आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेज ऑफ द सेम ऑर्डर, यदि A और B नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हों और दोनों का ऑर्डर सेम हो, मतलब A का भी डिटर्मिनांट वैल्यू 0 न हो, B का भी डिटर्मिनांट वैल्यू 0 न हो, देन AB एंड BA आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर। तो A में B से मल्टीप्लाई करें तो जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा, या B में A से मल्टीप्लाई करने से जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा, वो दोनों भी नॉन सिंगुलर होंगे। AB और BA दोनों मैट्रिक्स जो होंगे वो नॉन सिंगुलर होंगे और दोनों का ऑर्डर भी सेम होगा। जो ऑर्डर AB का होगा वहीं ऑर्डर BA का होगा। तो ये फर्स्ट थ्योरम हो गया। सेकंड थ्योरम है कि इफ A एंड B आर मैट्रिसेज ऑफ द सेम ऑर्डर, यदि A और B दोनों सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हों, एक ही ऑर्डर के मैट्रिक्स हों, देन डिटर्मिनांट ऑफ AB इज इक्वल टू डिटर्मिनांट ऑफ A इंटू डिटर्मिनांट ऑफ B। तो A और B मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसका डिटर्मिनांट वैल्यू निकालें और A का डिटर्मिनांट वैल्यू निकालकर B का डिटर्मिनांट वैल्यू निकालकर मल्टीप्लाई करें तो दोनों इक्वल आएगा, LHS RHS इक्वल आएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये डिटर्मिनांट ऑफ AB को डिटर्मिनांट A इंटू डिटर्मिनांट B ऐसे लिख सकते हैं। नोट में लिखा गया है कि A बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यदि A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसका ऑर्डर 3 हो, मतलब 3 रो 3 कॉलम हो, देन एडजॉइंट A इंटू A इज इक्वल टू डिटर्मिनांट A इंटू I। ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं पहले थ्योरम में कि एडजॉइंट A में A से मल्टीप्लाई करें या A में एडजॉइंट A से, तो डिटर्मिनांट A इंटू I, यहाँ I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो A अगर थर्ड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो I भी थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। अब डिटर्मिनांट यहाँ लिख दिया गया और I थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही होता है जिसके लीडिंग डायगोनल पर 1 है, बाकी सब जगह 0 है। तो 3 रो और 3 कॉलम्स हैं, तो ये 3x3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अब डिटर्मिनांट A से अंदर हम मल्टीप्लाई करें तो सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा, तो डिटर्मिनांट A 1 1 1 में मल्टीप्लाई होकर लीडिंग डायगोनल पर डिटर्मिनांट A हो जाएगा और डिटर्मिनांट A 0 में मल्टीप्लाई होकर 0 0 हो जाएगा। तो जहाँ 0 है वहाँ 0 रह जाएगा, जहाँ 1 है वहाँ पर डिटर्मिनांट A हो गया। अब इसके बाद
ये जो एडजॉइंट ए इंटू ए जो मैट्रिक्स प्राप्त हुआ, अब इसका डिटर्मिनांट वैल्यू निकालें। डिटर्मिनांट वैल्यू तो इधर भी मैट्रिक्स के जगह डिटर्मिनांट का सिंबल लग गया। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इससे पहले जो हम लोग थ्योरम पढ़े हैं कि डिटर्मिनांट ऑफ ए बी को डिटर्मिनांट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनांट ऑफ बी लिख सकते हैं, तो उस थ्योरम से इसको भी अलग अलग लिख सकते हैं। डिटर्मिनांट ऑफ एडजॉइंट ए इंटू डिटर्मिनांट ऑफ ए अलग अलग लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ये भी एक मैट्रिक्स होता है, ये भी एक मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है और उसका डिटर्मिनांट है, तो अलग अलग हो जाएगा डिटर्मिनांट ऑफ एडजॉइंट ए इंटू डिटर्मिनांट ऑफ ए। और यहाँ देखते हैं कि डिटर्मिनांट में किसी एक रो या किसी एक कॉलम से कॉमन लिया जाता है, तो फर्स्ट रो से अगर डिटर्मिनांट ए कॉमन लें, फिर सेकेंड रो से भी डिटर्मिनांट ए कॉमन, थर्ड रो से भी डिटर्मिनांट ए कॉमन, तो 3 बार डिटर्मिनांट ए जब कॉमन होगा तो तीनों बार मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा डिटर्मिनांट ए होल क्यूब। और यहाँ पर जब डिटर्मिनांट ए फर्स्ट रो से कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 होगा, और यहाँ 0 में डिटर्मिनांट ए से डिवाइड करने पर 0 ही होगा, यहाँ भी 0 ही होगा। और सेकेंड रो में भी यहाँ 0 होगा, यहाँ सेकेंड रो से भी डिटर्मिनांट ए कॉमन लिया गया तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 0। थर्ड रो से भी डिटर्मिनांट ए कॉमन तो यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1 हो जाएगा। और इसके बाद ये उतर गया और डिटर्मिनांट ए का क्यूब है, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है उसका ये डिटर्मिनांट है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट वैल्यू 1 होता है, क्योंकि अगर इसको फर्स्ट रो में एक्सपेंड कर दें तो 1 लिखेंगे और ये रो ये कॉलम डिलीट कर देंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर देंगे तो ये चारों बचेगा। सेकेंड रो का डिटर्मिनांट बनेगा तो 1 1 में मल्टीप्लाई होकर 1 होगा, -0 इंटू 0 0 होगा, तो 1 - 0 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 1 1 ही आएगा, और बाकी तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो इसको फर्स्ट रो में एक्सपेंड करके देखा जाए तो इसका वैल्यू 1 आता है, तो 1 इसमें डिटर्मिनांट ए क्यूब में मल्टीप्लाई होकर यही होगा, और ये जो डिटर्मिनांट है मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड होगा, तो डिवाइड होगा तो पावर 1 कम हो जाएगा, तो पावर 3 है तो 3 - 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि ए यहाँ पर जो है वो थर्ड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ए जब थर्ड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके एडजॉइंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट जब निकालते हैं तो ए के डिटर्मिनांट का पावर 3 - 1 हो गया। अगर ए फोर्थ ऑर्डर का रहता स्क्वायर मैट्रिक्स तो यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी फोर्थ ऑर्डर का लिया जाता, तो उस केस में यहाँ पावर 4 4 बार जब कॉमन लेते तो यहाँ पावर 4 हो जाता, और यहाँ पर हो जाता 4 - 1। अगर फिफ्थ ऑर्डर का रहता ए स्क्वायर मैट्रिक्स तो यहाँ हो जाता 5 - 1। तो सिमिलरली इसी प्रकार इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, यदि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो और उसका ऑर्डर n हो तो उसके एडजॉइंट मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनांट होगा वो होगा डिटर्मिनांट ए टू द पावर n - 1, क्योंकि थर्ड ऑर्डर का रहने पर यहाँ 3 - 1 हुआ, फोर्थ ऑर्डर का रहेगा तो 4 - 1, तो nth ऑर्डर का रहेगा तो यहाँ n - 1 हो जाएगा। तो ये एक फार्मूला बन गया। अब इससे हम लोग निकाल सकते हैं कि अगर थर्ड ऑर्डर का ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो यहाँ n का वैल्यू 3 रख देंगे, फोर्थ ऑर्डर का रहेगा तो 4 हो जाएगा, फिफ्थ ऑर्डर का रहेगा तो 5 हो जाएगा, तो एक पावर यहाँ कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 3 - 1 को 2 लिख सकते हैं तो एडजॉइंट ए इक्वल टू हो गया डिटर्मिनांट ए का पावर 2 हो जाएगा। अगर थर्ड ऑर्डर का है तो पावर 2 हो जाएगा, फोर्थ ऑर्डर का रहेगा तो पावर 3 हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम है ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए इन्वर्टिबल होता है, मतलब इन्वर्स निकालने योग्य होता है, इन्वर्स के योग्य होता है। इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यदि ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, मतलब उसका डिटर्मिनांट वैल्यू 0 ना हो। तो इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि का ये मतलब होता है कि इसके पहले का स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो इसके बाद वाला भी ट्रू होगा, और बाद वाला स्टेटमेंट अगर ट्रू हो तो पहले वाला भी ट्रू होगा। तो इसको दो स्थितियों में, दो केस में इसको प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ में यहाँ लिखा गया केस फर्स्ट, पहली स्थिति में तो शुरू वाला स्टेटमेंट को ट्रू मानकर और सेकंड वाला स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करेंगे, और केस सेकंड में सेकंड स्टेटमेंट को ट्रू मानकर फर्स्ट स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करेंगे। तो केस फर्स्ट में शुरू वाला जो स्टेटमेंट है उसको ट्रू मान लिया,
लेट ए बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तो शुरू वाला स्टेटमेंट है कि ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो इन्वर्टिबल है। तो मान लिया कि ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर n है। तो ऑर्डर n मानने का मतलब कि ऑर्डर n बाई n हो गया, मतलब n रो है और n कॉलम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। एंड आई बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, और मान लिया कि I जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और उसका भी ऑर्डर n ही है, मतलब n रो और n कॉलम इसमें है। तो A को इन्वर्टिबल मान लिया। अब हमको प्रूव करना होगा कि A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब उसका डिटर्मिनांट वैल्यू 0 नहीं है। तो A जब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, माना गया कि इन्वर्टिबल है मतलब इन्वर्स निकाला जा सकता है, तो मान लिया कि A का इन्वर्स B है। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब A का इन्वर्स B है तो A और B मल्टीप्लाई करें या B में A से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होगा। किसी भी मैट्रिक्स में उसके इन्वर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। यही इन्वर्स मैट्रिक्स का डिफिनीशन है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ए बी इज इक्वल टू जब आई है तो ए डिटर्मिनांट लगा दिया, ए बी का डिटर्मिनांट आई के डिटर्मिनांट के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो डिटर्मिनांट वैल्यू भी इक्वल होगा। अब थ्योरम से हम लोग लिख सकते हैं अलग अलग डिटर्मिनांट ए बी को डिटर्मिनांट ए इंटू डिटर्मिनांट बी अलग अलग, इससे पहले थ्योरम बताया गया है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऊपर हमने देखा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट वैल्यू 1 होता है। तो हम लोग देखते हैं कि ए का डिटर्मिनांट वैल्यू भी एक नंबर होगा, बी का डिटर्मिनांट वैल्यू भी एक नंबर होगा, और दो नंबर का प्रोडक्ट 1 आ रहा है। तो निश्चित रूप से ये दोनों में कोई भी नंबर 0 नहीं होगा, क्योंकि कोई भी अगर एक नंबर 0 होता तो 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 यहाँ आता, लेकिन 1 आ रहा है, इसका मतलब ना तो ए का डिटर्मिनांट वैल्यू 0 होगा ना तो बी का डिटर्मिनांट वैल्यू 0 होगा। तो लिख सकते हैं कि डिटर्मिनांट ऑफ मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए का डिटर्मिनांट वैल्यू 0 नहीं है। तो जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट वैल्यू 0 न हो उसको नॉन सिंगुलर कहा जाता है। तो कह सकते हैं कि हेंस ए इज नॉन सिंगुलर, ए नॉन सिंगुलर है, तो ये प्रूव हो गया। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट को शुरू वाला को ट्रू मानकर चला गया, ए को इन्वर्टिबल माना गया, और सेकंड प्रूव हो गया कि ए जो है नॉन सिंगुलर है। अब केस सेकंड में ए को नॉन सिंगुलर मानकर चलेंगे और प्रूव करेंगे कि ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। तो केस सेकंड में मान लिया कि लेट ए बी नॉन सिंगुलर, मान लिया कि ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनांट वैल्यू 0 नहीं होगा, और नॉन सिंगुलर मान करके अब हमें प्रूव करना है कि ए इन्वर्टिबल होगा, मतलब इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। तो ये हम लोग थ्योरम पढ़ चुके हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनांट ए इंटू आई, ये थ्योरम है। और जब ए का डिटर्मिनांट वैल्यू 0 नहीं है तो ए का डिटर्मिनांट वैल्यू जब 0 नहीं है तो इससे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो ये तीनों में इससे डिवाइड कर दिया तो 1 बाई डिटर्मिनांट है यहाँ लग गया, यहाँ भी 1 बाई डिटर्मिनांट है, और यहाँ डिटर्मिनांट ए से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, सिर्फ आई बचेगा। तो डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं है। 0 के इक्वल रहता तब डिवाइड नहीं कर सकते थे क्योंकि इन्फिनिटी यहाँ आ जाता। तो अब हम लोग देखते हैं कि एडजॉइंट ए जो है, ए का एडजॉइंट ये एक मैट्रिक्स होता है और ये एक नंबर है, डिटर्मिनांट एक नंबर है, तो 1 बाई डिटर्मिनांट भी एक नंबर होगा, और इससे इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे सभी एलिमेंट में तो ये एक मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। इस पूरे मैट्रिक्स को बी अगर मान लिया जाए तो ये भी बी हो गया, बी इंटू ए इज इक्वल टू आई, वेयर बी माना गया इसको 1 बाई डिटर्मिनांट ए इंटू एडजॉइंट ए को ही बी माना गया। तो हम लोग देखते हैं कि दो मैट्रिक्स ए और बी मल्टीप्लाई करने पर आई आ रहा है, तो जब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता हो तो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो ए का इन्वर्स बी होगा, बी का इन्वर्स ए होगा। तो लिख सकते हैं ए इन्वर्स इज इक्वल टू बी, ए का इन्वर्स बी होगा और बी इसको माना गया 1 बाई डिटर्मिनांट ए इंटू एडजॉइंट ए को। तो इस तरह से प्रूव हो गया कि यहाँ ए का इन्वर्स ये निकल गया, ए का इन्वर्स ए इन्वर्स निकालने का एक फार्मूला बन गया। इस फार्मूला से भी हम लोग ए का इन्वर्स निकाल सकते हैं। पहले हम लोग पढ़े हैं कि ऑपरेशन करके रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन से इन्वर्स मैट्रिक्स निकलता है, और ये फार्मूला से भी निकाल सकते हैं कि ए का पहले डिटर्मिनांट वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालेंगे और फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो
ए का इन्वर्स प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं कि ए का इन्वर्स जब निकल गया तो कह सकते हैं कि ए इन्वर्स निकालने योग्य है, मतलब इन्वर्टिबल है। तो हेंस ए इज इन्वर्टिबल, मतलब ए इन्वर्टिबल है, इन्वर्स निकालने योग्य है। तो प्रूव हो गया कि ए को नॉन सिंगुलर मानकर चला गया और प्रूव हो गया कि ए इन्वर्टिबल है। और फर्स्ट केस में हम लोग माने थे ए को इन्वर्टिबल, तो प्रूव हो गया था कि ए नॉन सिंगुलर है। तो दोनों तरफ से ये प्रूव हो गया है थ्योरम, और ये फार्मूला इससे प्राप्त हो गया। अब इसी फार्मूला से हम लोग ए का इन्वर्स निकालेंगे इस चैप्टर में।